खुशामदीद, खुशामदीद। आज की जो ये वीडियो है ये एक विजन पर आधारित है, बेस्ड है। विजन होता है कि जब आप अर्ध निंद्रा में होते हैं तो या तो आपको मीनिंगलेस सपने आते हैं या फिर वंस इन ए ब्लू मून आपको विजन नजर आते हैं जिनमें आपको फ्यूचर इवेंट्स नजर आ जाते हैं पहले से, एक फिल्म की तरह। तो ऐसा एक विजन मुझे लगता है कि मुझे भी नजर आया। तो एट द आउटसेट मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, ना मैं कोई भविष्य वक्ता हूं। मुझे नहीं पता कि जो मैंने विजन में देखा वो एग्जैक्टली वैसे ही होने वाला है कि नहीं। मैं ऐसा कोई भी क्लेम नहीं कर रहा हूं। बस मुझे तो जो नजर आया, मुझे लगता है कि वो होने वाला है। लॉजिकली, लॉजिक थोड़ा स्पिरिचुअल है, तो वो मैं आपकी नजर कर रहा हूं। सिंपली डिस्क्रिप्शन इज ऑल योर्स। तो मुझे ये नजर आया कि अखंड भारत बन चुका है। हाँ, थोड़ा थोड़ा टेनर का फर्क जरूर है। जिस तरह की बातें हो रही हैं कि ऐसा अखंड भारत होगा, उससे थोड़ा टेनर का फर्क है, जायका थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन है ये अखंड भारत जो मुझे नजर आ रहा है। तो आप पूछेंगे ये पता कैसे चला कि बन गया है अखंड भारत? तो पता ऐसे चला जी कि हम अपनी कारों में चंडीगढ़ से स्टार्ट हुए, सेल्फ मारी, और लाहौर, मुल्तान, ईरान से होकर सेंट्रल एशिया वहां तक चले गए। इस सारे रास्ते में ना तो कोई हमें बॉर्डर दिखा और ना ही कोई नाका दिखा। किसी ने हमें कोई पासपोर्ट, कोई वीजा, कुछ भी नहीं पूछा। तो हमें ऐसी फीलिंग थी जैसे अपने घर में ही कार चला रहे हैं, या को कारें चला रहे हैं। हमारा काफिला था तीन से 6 कारों तक। तो सेंट्रल एशिया पर पहुंचकर अपन देखते हैं कि एक बहुत विशाल, ये विजन की बात हो रही है, जो विजन में नजर आया अर्ध निंद्रा में, कि एक बहुत विशाल धर्मस्थान बना हुआ है वहां, जिसके दोनों तरफ ऐसे दरिया चल रहा है और साथ ही समंदर है। पता नहीं ये, मतलब ये नहीं क्लियर हो रहा कि कैस्पियन सी है कि ब्लैक सी है। हाँ, इस धर्मस्थान के दरवाजे पर रशियन भाषा में लिखा है नानक दरबार। तो जैसे होता है इंडियन रिलीजियस प्लेसेस, जैसी भी होती हैं कि सेंट्रल बिल्डिंग है, उसके सराउंडिंग आले वाले सरोवर होता है, ताकि बिना भेदभाव के, बिना जात पात माने सभी नहा सकें इकट्ठे उसमें। तो उस सरोवर के जो आगे, सरोवर के पार, इसके आउटर दरवाजे हैं बहुत सारे। तो हर दरवाजा एक धर्म को समर्पित है, और हर दरवाजे के नीचे ना जी एक दहलीज है, एक ड्योढ़ी है, बड़ी बिल्डिंग है हर दरवाजे के नीचे, और वहां बड़ी बड़ी एलईडीज चल रही हैं, जैसे आजकल धर्मस्थानों पर आम ही चल रही हैं इंडिया में तो, लेकिन यहाँ कुछ ज्यादा बड़ी चल रही है। तो उन एलईडीज में क्या चल रहा है जी कि उनमें बातें हैं, टीचिंग्स हैं, गीता, कुरान, बाइबल आदि ग्रंथ, इन सभी धर्म ग्रंथों की वो बातें जो कॉमन है। मान लो कुरान में लिखा है कि बंदे को दयालु होना चाहिए,
तो वो गीता में भी है, बाइबल में भी है, सभी धार्मिक किताबों में है, सभी धर्मशास्त्रों में है। तो वो जो वर्सेस है दयालु वाली, ऐसी वर्सेस चल रही हैं उन एलईडीज पर। और टूरिस्ट का इतना बड़ा सैलाब, इतने बंदे मैंने किसी मतलब मूवी वगैरह में भी नहीं देखे। तो सभी धर्मों के लोगों को लग रहा है कि ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट स्थान है। तो बहुत लोग स्पिरिचुअली भी और अदरवाइज भी एंजॉय कर रहे हैं वहाँ, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आप पूछेंगे कि चंडीगढ़ से आप सेंट्रल एशिया कैसे पहुंच गए, क्या लेने गए थे? तो जैसा दिख रहा है कि हम कुछ वकीलों ने प्रोग्राम बनाया चंडीगढ़ हाई कोर्ट कि जहां जहां गुरु नानक कोक ऑफ पर्वत की तरफ पैदल गए, वो उन सब स्थानों पर ना जाया जाए। तो ये हमने किया। दूसरा सवाल आपके मन में उठेगा कि ये हुआ कैसे, कि ये कैसे हो गया कि कोई बैरियर नहीं, कोई नाका नहीं, कोई पासपोर्ट नहीं पूछ रहा, कोई वीजा नहीं पूछ रहा, बॉर्डर कहाँ गए? तो हुआ ऐसे जी, रिवोल्यूशन ही हुआ, एक अनटोवर्ड, जो किसी ने सोचा भी नहीं था। वेस्टर्न सैंक्शन से तंग आकर रूस और ईरान ने अपनी जो मिलिट्रीज है, आर्मर्ड फोर्सेस, वो मर्ज कर ली, इकट्ठे कर ली। मैं आपको बताऊं, जितना वेस्ट ने ईरान पर जुर्म किया है, तो ये मर्जर ना 30 साल पहले हो जाना चाहिए था। क्योंकि अकेला ईरान तो गरीब की जोरू की तरह है, जो जने खने की भाभी जैसा ट्रीटमेंट, कमजोर देश से जने खने की भाभी जैसा ट्रीटमेंट होता है। चलो, जब जागो तभी सवेरा, अब हो गया। इस मर्जर के बाद क्या हुआ जी, रूस ने इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाया और कुछ लोगों ने भी मांगा, लोग भी इसकी फेवर में हो गए जब उन्होंने देखा इसके फायदे, ईरान रूस के फायदे देखे। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फौजें भी मर्ज हो गई। तो ये तो आप सबको पता ही है कि जो इंडो पाक पार्टीशन थी, जिसका दर्द आज भी हम महसूस कर सकते हैं, वो वेस्ट ने करवाई थी। वो चाहते थे कि रूस के नजदीक उनका भी एक अड्डा हो जिसको वो हथियार बेच सके। हथियार तो खैर वो दोनों तरफ बेचते हैं, उनकी तो क्या है, वो आज भी देख लो, वो तीली ला के डब्बू गांधते हम बोलते हैं कि जो कुत्ता लड़ाई करवाता है, डब्बू होता है वो, डबखड़ब्बा कुत्ता स्पॉटेड, वो तीली लगाता है, मतलब लड़ाई करवा देता है दो जनों में, वो खुद भाग के ऊंची दीवार पर बैठ जाता है, वहां से लड़ाई देखता रहता है। तो ऊपर बैठने का उसका मकसद ये होता है कि अगर ज़्यादा काम खराब हो गया, लड़ाई ज़्यादा बढ़ गई, तो मैं तो उधर से ही भाग जाऊंगा। तो ये तीली वाले डब्बू जो है ना, ये पहचान लिए दुनिया ने। तो ये जो मिलिट्री मर्जर हुए इन चारों देशों के, इसके साथ इनकी करेंसी भी एक हो गई। चलो वो तो यूरोप ने भी की, तो खास बात नहीं। इनके जस्टिस डिलीवरी सिस्टम भी ऑलमोस्ट बाय एंड लार्ज एक जैसे हो गए। ये सभी चारों देशों के, मतलब सोवियत देश पूरा, ईरान, पाकिस्तान और अखंड भारत,
तो कॉमन करेंसी इनकी यूरो के ही, यूरोपियन यूनियन के यूरो के ही पैटर्न पर हुई। तो इसको एक ऑटोनोमस बैंक के अंडर कर दिया गया। उस बैंक को कोई भी देश ऑर्डर नहीं दे सकता, वो एक खुद मुख्तियार बॉडी है, बैंक है। वो खुद देखता है कितनी करेंसी जारी करनी है, कितनी नहीं। सब ये मैटर्स जो जैसे हमारा रिजर्व बैंक देखता है। तो मैं आपको ये बहुत ज़रूरी बात स्पेसिफाई कर दूं कि फौजी, करेंसी, ये सब तो एक हो गया इन देशों का। उधर रशिया, ईरान, इधर इंडिया, पाकिस्तान, खंड भारत। लेकिन ये देश मर्ज नहीं हुए। जो मुझे नजर आ रहा है, मुझे नहीं पता कल को क्या होगा, लेकिन मुझे जो नजर आ रहा है विजन में कि ये देश मर्ज नहीं हुए। देश अलग अलग ही है, अलग अलग इनकी इलेक्शन होती है, अलग अलग इनका पीएम बनता है, हर सिस्टम है, सब अलग ही है, अलग। बस मिलिट्री मर्ज हो गई है। तो जो हथियारों पर और पड़ोसी के डर से हथियारों पर और मिलिट्री पर हम खर्चा करते थे, वो पैसा अब गरीब के मुंह में जा रहा है। तीसरा सवाल आप पूछेंगे कि ये जो आधा करोड़ ज्वाइंट मिलिट्री होगी, इसको हुक्म कौन देगा, कमांडर कौन होगा, ये कमांड किसकी मानेगी? ये तो आफुदरी हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। तो इसके लिए इतना ही दिख रहा है जी विजन में कि उसके लिए इन सब देशों ने ना जी यूनानिमसली 5 गुड कमांडर्स तैनात कर दिए, अच्छी नीयत वाले कमांडर्स। तो वो डिसाइड करते हैं कि कौन सी मिलिट्री, कौन से देश की मिलिट्री किस देश में डिप्लॉय होगी। अब ये तो नेचुरल बात है कि इनको स्कैटर तो करना ही पड़ेगा ना। इंडिया की मिलिट्री उधर रशिया में खड़ी होगी, रशिया की मिलिट्री इधर पाकिस्तान में खड़ी होगी, ऐसे मिक्स करके। तो अब जब आधा करोड़ मिलिट्री आपके पास है, किसकी मौत आई है जो आपसे पंगा लेगा? इतनी बड़ी मर्जर के बाद किसी की हिम्मत नहीं होती है, लड़ने की, जंग की जरूरत नहीं पड़ती। ये ना, ये जब मिलिट्री मर्जर हुए, इसमें ना कुछ कुछ महाराजा रणजीत सिंह वाला मॉडल अप्लाई हुआ। महाराजा रणजीत सिंह जो इलाका जीतता था ना जिस राज्य को, तो उसका राज्य अपने राज में मिक्स नहीं कर लेता था, मिलाता नहीं था, ना ही उसकी बेइज्जती करता था, ना ही उसकी औरतें उठाता था, ना ही कोई लूटपाट करता था। रादर जिसको जीत लेता था, जिस राज्य को, उसको फुलेस्ट रिस्पेक्ट देकर राजा ही बने रहने देता था कि तेरा राज्य है, तू ही राजा रहेगा इसका, विद फुल रिस्पेक्ट। हाँ, मतलब बड़ा भाई टाइप वो रणजीत सिंह को ही समझना होता था उसको, और थोड़ा खर्चा देता था वो, क्योंकि रणजीत सिंह ने बहुत बड़ी आर्मी मेंटेन करनी होती थी उसके दाने पानी के लिए। तो आप कहेंगे कि ऐसा ये सब मर्जर वर्जर वगैरह होगा, हो सकता है। तो भाई साहब, बर्लिन वॉल टूट सकती है, तो ये क्यों नहीं हो सकता? अगर जर्मन इतने सियाने हो सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? इंडियन क्यों नहीं? पाकिस्तानी क्यों नहीं? रशियन क्यों नहीं? ईरानी क्यों नहीं? हो सकता है, मुझे तो नजर आ रहा। तो हम सबको पता है जी, भारत सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया था, बहुत अमीर था। लेकिन जो अखंड भारत मुझे नजर आ रहा है कि अपने विजन में, वो
सोने की चिड़ी नहीं, चिड़ी तो छोटी सी होती है ना, ये सोने का हंस बन चुका है। जब भारत सोने की चिड़ी था ना जी, तो इसकी बैकबोन थी जीटी रोड। जीटी रोड इन द सेंस भी जो रोड चलती है कलकत्ता से लाहौर, लाहौर से पेशोर, आगे ये तेहरान, बगदाद, बसरा जाती थी और उधर यूरोप तक भी जाती थी। लेकिन जो अखंड भारत अब मुझे नजर आ रहा है, उसमें जो एरियाज हैं, जो रोड्स हैं, वो बदल गई है थोड़ी। आपको पता है भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत दिल्ली अमृतसर एक्सप्रेसवे बन रहा है। तो हो क्या गया है जी, ये एक्सप्रेसवे जाकर पाकिस्तान में जो चाइना बना रहा है सीपेक, उससे मिल गया है आगे जाकर, और उसको भी काट कर आगे ईरान में जाकर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से मिल रहा है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर हम बना रहे हैं, ईरान, रशिया और इंडिया मिलकर, ताकि इंडिया की जो चीजें हैं रशिया तक 40 दिन की बजाय 20 दिन में पहुंच जाए। लेकिन मुझे नजर आ रहा है कि जब ये दिल्ली अमृतसर एक्सप्रेसवे जाकर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से मिल जाता है, तो वस्तु चीजों के पहुंचने का समय 15 दिन ही रह जाता है, शायद उससे भी कम। तो इन रास्तों पर ये जो सभी सड़कों का जिक्र किया मैंने, एक्सप्रेसवेज समझो आप, मारो मार बिजनेस चल रहा है। केवल हमारा नहीं, इन सबका भी, मतलब सीधे लफ्जों में बोल लूं कि रशिया का भी, ईरान का भी, पाकिस्तान, इंडिया का भी, इवन चाइना का भी। अब पता नहीं कैसे हुआ है, बस हो गया। तो इतना बिजनेस चल रहा है कि पैसों की तो जैसे बारिश हो रखी है। पहले जितने ये वेस्टर्न कंट्रीज अमीर होते थे ना, ये वाला खित्ता उससे 10 गुना अमीर हो गया। तो भारत का माल जाता है सीपैक और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के थ्रू सीधा रशिया तक और उधर सारे यूरोप तक। तो ये सभी देश जो जिनकी ये रोड्स हैं, उनसे आज अगर कोई सवाल करता है भाई साहब जंग के बारे में क्या ख्याल है, तो आगे से जवाब आता है वो क्या होती है, उसकी जरूरत कहाँ रही। अब जंग तो भूख कराती है जी, जब दो बंदे अमीर हो जाते हैं ना, तब वो लड़ते नहीं, तब वो और अमीर होते चले जाते हैं। तो ये था जी अखंड भारत, जो मुझे नजर आ रहा है मेरे विजन में। वो पद चिन्ह जो गुरु नानक ने छोड़े थे, अखंड भारत के बच्चे उन पर चलकर भारत को फिर से सोने का बना रहे हैं। और जिन रास्तों पर गुरु नानक पैदल चले थे, उन रास्तों पर अब 30-30 टायरों वाले ट्रक दौड़ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े, टाटा के ही होंगे, क्योंकि एक ही कॉरपोरेट है, एक ही कॉरपोरेट जिसका कोई करेक्टर है नहीं। मैं बोलना नहीं चाहता कि मैं कॉरपोरेट्स के बारे में क्या विचार रखता, मैं इतना गंदा नहीं बोलना चाहता, मैं अपना मूड नहीं खराब करना चाहता। तो वियतनाम से उड़ीसा तक ये ट्रक दौड़ रहे हैं और कोई सरहद, कोई बैरियर, कोई किसी को रोक नहीं रहा, किसी पासपोर्ट, किसी वीजे की जरूरत नहीं पड़ रही। ट्रैफिक चलान तो पहले से ही कैमरे कर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं चंडीगढ़। तो बहुत
पैसे की बारिश हो रही है तो वो भी ईमानदारी का पैसा। तो आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। मैं इससे बढ़िया कोई हालात, किसी हालातों का इससे बढ़िया तस्वुर मैं कर नहीं सकता। मैं नहीं चाहता कि ये मेरा जो विजन है ये किसी भी तरह से कम रह जाए। ये होना ही चाहिए, यही होना चाहिए। तो आखिर में मेरी बेनती है कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है, अगर उसे रशियन आती है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं ये वीडियो और भी जो आगे मैं रशिया पर वीडियोस लाने वाला हूं स्पेसिफिकली, वो रशियन में भी हो, रशियन भाषा में भी मैं बोलूं। तो जिसको जो ये वीडियो देख रहा है और इसको रशियन आती है, तो मेरी बेनती है हाथ बांध के कि प्लीज़ वो मेरी मदद करे इस इंसानियत के काम में। मैं ताउम्र हर तरह से उसका शुक्रगुजार रहूँगा, क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा धर्म होता है इंसानियत की बेहतरी। सबसे बड़ा धर्म, इंसान का सबसे बड़ा धर्म इंसानियत की बेहतरी करना ही है। देश, प्रांत, फैमिली, ये छोटियां इकाइयां ये बाद में आती हैं। सबसे पहले इंसानियत, जिसकी बात गुरु नानक, कबीर, फरीद, तन्ना जट, रामानंद, परमानंद, रामानंद, पीपा, सैम, ये सभी भक्ति लहर के धुरंधर थे। जो इन्होंने जो इंसानियत की बेहतरी की बात की थी, उसको, उसी को हमने आगे लेकर जाना है इस अखंड भारत में। शुक्राना, शुक्राना।